सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं ए टू जेड प्रैक्टिकल। सो फ्रेंड्स, आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो 12th का फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट नंबर 4 स्टार्ट करने वाला हूं और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, मैंने इस पर फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे प्रैक्टिकल्स अपलोड किए। आप जाइए और उसको चेकआउट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका जो 4th एक्सपेरिमेंट है वो बेसिकली सोनोमीटर के ऊपर है। सो इसमें होता क्या है, पहले इसका एम बेसिकली क्या है, स्टडी द रिलेशन बिटवीन frequency and the length of the given wire under the constant tension and using a sonometer। so ये सोनोमीटर का एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम बेसिकली क्या करने वाले हैं कि इस वायर पे कितना टेंशन है वो हम क्या करने वाले हैं, डिटरमाइन करने वाले हैं। ठीक है। सो चलो मैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आप फ्रेंड्स एक चीज़ मेरे लिए ज़रूर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि जितने भी फ्रेंड्स हैं उसके साथ में शेयर कीजिए और मैं आपके लिए एक्सपेरिमेंट क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4, सोनोमीटर लॉ ऑफ लेंथ। ठीक है। फॉर्मूला क्या है कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n। ठीक है। बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, nl, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये तुम्हारा ये कांस्टेंट के टर्म में हो जाएगा। मतलब अब तुम्हारा जो nl है वो किसके इक्वल है, कांस्टेंट के टर्म में इक्वल है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है कि nl जो होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये n जो है, अगर आप इस n को चेंज करोगे ना, n बेसिकली आपका क्या है पता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क, जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं और यही आपको चेंज करना रहता है। जैसे आप इस n को चेंज करोगे ना तो आपका जो वाइब्रेटिंग लेंथ है ना वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। आपका जो वाइब्रेटिंग लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज। वाइब्रेटिंग लेंथ मतलब आपने सोनोमीटर में भी देखेंगे कि यहाँ पे ये आपका बॉक्स होता है और ऊपर से एक वायर गई रहती है, यहाँ पे 2 एजेस होते हैं। ठीक है। अब यही वो वायर है, यही वो वाइब्रेटिंग वायर है। जैसे आप ट्यूनिंग फोर्क को इसके ऊपर रखेंगे तो इसके ऊपर एक क्या होता है, एक स्ट्रिप होता है कागज़ का, और जब हम इसको फ्रीक्वेंसी से हिट करते हैं तो ये भी क्या होता है, वाइब्रेट होता है। ठीक है। आप अपने बुक में बनाते हो कि एक बेसिकली ऐसा नोट जैसा क्रिएट करते हो। ठीक है। एक वेव जैसा ऐसा क्रिएट करते हो ना, वेव जैसा क्रिएट। तो ठीक है, इसी वायर पे वही वेव क्या होता है, क्रिएट होता है यहाँ पे। ठीक है। जिसको हम लोग बीच वाले को बोलते हैं एंटी नोड्स और जो साइड वाला रहता है जहाँ एजेस कनेक्ट रहते हैं उसको बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं उसको, नोड्स। ठीक है। अब ये बहुत ही ईजी एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि n इज इक्वल्स टू 1/12√T/m। टी बेसिकली क्या है, टेंशन है तुम्हारा, क्या है, टेंशन अप्लाइड बाय द वायर, और m तुम्हारा क्या है, मास है, और ये मास बेसिकली तुम्हारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये बेसिकली कांस्टेंट है। ठीक है। ये वैल्यू तुम्हारी जो 2 है ये भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे n बेसिकली क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। और जो तुम्हारा ये है टेंशन भी तुम्हारा क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये वही फॉर्मूला बन के आता है कि जब सारे तुम्हारे कांस्टेंट है तो nl इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, यहाँ पे कांस्टेंट। nl इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, कांस्टेंट। अब यही पे मैं बता रहा था कि n की वैल्यू क्या होती है, बार बार चेंज होती रहती है। मतलब n जो तुम्हारा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क वो चेंज होते रहता है, और जिस हिसाब से आपका वाइब्रेटिंग लेंथ भी क्या होते रहता है, चेंज होता है। तो वहाँ बेसिकली आप यहाँ पे फॉर्मूले में भी देख रहे होगे कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लेंथ है। क्योंकि अगर ट्यूनिंग फोर्क तुम्हारा जैसे ज़्यादा रहेगा तो लेंथ तुम्हारा क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है। सो आप इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली बहुत ही अच्छे से देखेंगे ये, और इसका एम ही बेसिकली यही है कि आपका nl इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कैसे है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपका सोनोमीटर है। ठीक है। ये जो दूसरी चीज़ है ये आपको दिख रही होगी, ये है आपका वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द वायर है। और इस वायर पे मैंने फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे स्क्रू के थ्रू यहाँ पे एक मैंने वेट सस्पेंडेड किया हुआ है, और जो वेट का इनिशियल मास आप देखेंगे यहाँ पे, ये नीचे वाला जो रहता है ये बेसिकली आ रहा है ना, ये बेसिकली m0 है, जो आपका पहला 500 ग्राम होता है, दैट इज़ ये आधे किलो का रहता है। ये इस वायर पे क्या है, सस्पेंडेड है। मतलब वाइब्रेटिंग जो हमारा लेंथ वायर है इस पे क्या है, ये सस्पेंडेड है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क है कुछ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये बेसिकली 512 हर्ट्ज़ का है। ठीक है। एक ये है हमारे पास, और एक हमारे पास 480 हर्ट्ज़ का है। ठीक है। और ये वाला है 426 हर्ट्ज़ का है। ठीक है। और ये जो फोर्थ वाले है वो 384 हर्ट्ज़ का है। एंड जो लास्ट वाला ये हमारा अननोन है। क्या है, हमारा अननोन है। लेकिन आप इसमें एक कॉमन सी चीज़ देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे जैसी मैं फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क का क्या करते जाता हूँ, कम करते हुए जा रहा हूँ। देख रहे हैं, ये 512 है, ये 480 है, ये 426 है, ये 484 है। सो क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है, बेसिकली कम होती जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं इसका लेंथ भी इंक्रीज होते जा रहा है। देखिए ये ज़्यादा हर्ट्ज़ का है। ठीक है। ये ट्यूनिंग जो फोर्क है ये 512 हर्ट्ज़ का है।
तो इसका देख रहे हो ये लेंथ क्या छोटा है, इसका थोड़ा सा बड़ा है, इसका थोड़ा और बड़ा है, इसका थोड़ा और बड़ा, और ये जो मैंने अननोन लिया है तो इसका और बड़ा है। इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आपको ये अननोन कैसा भी दे सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अननोन वाला फाइंड आउट करना रहता है कि कितना है इसका। तो अगर आप इसको लाइन से रखोगे ना तो आपको ऐसा पता चल जाएगा कि इसकी रीडिंग ना बाद में ही आएगी। क्या होता है कि अगर ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जाती है ना तो हमारा जो लेंथ होता है ना वो बेसिकली क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। अगर ट्यूनिंग आप देख रहे हैं ये 512 का है तो ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ आएगी ना वो क्या आएगी, कम आएगी, और बाकियों की लेंथ क्या होगी यहाँ पे बढ़ते जाएगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल्स आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। आपको एक इसका कागज़ का स्ट्रिप लेना रहता है और इस स्ट्रिप को बेसिकली हल्का सा आपको मोड़ना रहेगा, ज़्यादा आप इसको कर्व जैसा मत करिए नहीं तो ये गिरेगा नहीं जल्दी। आपको इस वाइब्रेटिंग लेंथ पे क्या करना है, अटैच्ड कर देना है। इसके बाद आपके 2 नाइफ एज हैं और इसके बीच में आप देख रहे हैं ये वायर गया हुआ है, ठीक है। और इस वायर के ऊपर मैंने क्या किया है, ये जो स्ट्रिप है कागज़ का मैंने यहाँ पे रख दिया है। आपको क्या करना रहता है, ट्यूनिंग फोर्क की हेल्प से वाइब्रेशन क्रिएट करना होता है और इसको गिराना रहता है, ठीक है। सो आप बेसिकली एक काम कीजिए, हम आप देखेंगे कि मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं इसका लेंथ ना धीरे धीरे बढ़ाऊंगा या फिर घटाऊंगा। सो मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया पे एक ऐसा नोट क्रिएट होता है, कितना तेज वाइब्रेशन क्रिएट होता है जहाँ पे ये जो कागज़ है ये बेसिकली क्या होता है, गिर जाता है, और वही आपको रीडिंग क्या करनी रहती है, नोट डाउन करनी रहती है। बेसिकली एक चीज़ और है कि आप एक नाइफ एज को हमेशा फिक्स रखिए और दूसरे को ही क्या कीजिए, यहाँ वहाँ रोटेट कर यहाँ वहाँ लेकर जाए, क्योंकि अगर एक आपका फिक्स रहेगा तो आपकी रीडिंग आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। आप दोनों को डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। अब हमारे पास एक ये रबर पैड है और इसी पे आपको क्या करना था, इस ट्यूनिंग फोर्क को इसी पे स्ट्राइक करना रहेगा। और जैसे आप इस पे स्ट्राइक करेंगे इसको एज पे भी रख सकते हैं या फिर यहाँ पे रख सकते हैं, वुडन बॉक्स के इधर। आप इसको कभी यहाँ मत रखिए, यहाँ मत रखिए, कोई तो इसको वायर पे ही रख देता है, तो यहाँ पे तो फ्रिक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो जिससे ये गिर जाएगा, ठीक है। सो आप बिल्कुल इसको बहुत ही अच्छे से आपको इसको रखना होता है, ठीक है। इस ट्यूनिंग फोर्क की हेल्प से इस पर रबर पैड पे हल्का सा स्ट्राइक करता हूँ, ठीक। आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा यहाँ पे। सो बेसिकली क्या है, देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी असर नहीं हो रहा है, तो मैं इसको हल्का सा यहाँ पे एज को क्या करूँगा, बढ़ाऊँगा। अब इसको मैं बीच में रखूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ये रहता है कि सर मेरा गिर नहीं रहा है, सर मेरा आ नहीं रहा है। तो जैसे मेरा नहीं आ रहा है वैसा आपका भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है। सो आपको बिल्कुल पेशेंस रखना है क्योंकि आपका ये रीडिंग आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। आप उस पर मतलब बहुत ही फोकस कीजिए। और तो फ्रेंड्स आप ये देख रहे होंगे तो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद ये हमको मिलता है। तो बेसिकली जैसे ये स्ट्रिप यहाँ पे गिर जाएगा, आपको क्या करना है कि इसका और इसके बीच का लेंथ मेज़र करना है, ठीक है। एक कॉमन सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका जो फोर्क है अगर वो 512 HZ का है, हर्ट्ज़ का है, सो इसका जो मिनिमम लेंथ अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये 15.5 या 15.5 या 16 के बीच में आता है, 15 to 16 के बीच में आता है इसका जो लेंथ होता है, वाइब्रेटिंग लेंथ, ठीक है। सो मैं इसको मेज़र कर लेता हूँ कि कितना है। सो ये बेसिकली मेरा आ रहा है 16.5। कितना आ रहा है मेरा, 16.5। मतलब मैंने जब 512 HZ का हर्ट्ज़ का ये ट्यूनिंग फोर्क लिया, तो जब मैंने इसको प्रेस किया, स्ट्राइक किया और यहाँ पे रखा, तो ये मेरा जो स्ट्रिप है ये कब गिरा था, जो मेरा लेंथ है वो बेसिकली वाइब्रेटिंग लेंथ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे फ्रेंड्स प्रेजेंट होता है नोट्स और यहाँ पे प्रेजेंट होता है एंटी नोट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, आपकी जो पहली वाइब्रेटिंग लेंथ जो वायर की मिली है वो कितनी मिली है, 16.5। तो आपको दूसरा भी निकालना है, तो आपको दूसरे के लिए क्या करना है, इसको हल्का सा ना इधर आगे एडजस्ट कर देना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे कर दूंगा और वापस से स्ट्रिप को क्या कर देना है, यहाँ पे रख देना है, ठीक है, ठीक है। और वापस से इसको क्या करना है, आपको इस पर अटैच करना है। देखते कितना आता है इस बार। फिलहाल ये नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हल्का सा लेंथ बढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब वापस से करेंगे, ठीक है। सो ये गिर जाता है यहाँ पे। तो जैसे ही अगर ये गिर जाएगा तो ये आपकी दूसरी लेंथ हो जाएगी, जो कि हमें इस पट्टी के हेल्प से यहाँ पे मेज़र आउट करना है। तो ये मेरा आ रहा है 16.8। कितना आ रहा है मेरा, 16.8, ठीक है।
सो ये आपको मैंने बताया इसको कैसे करते हैं। तो बेसिकली ये ट्यूनिंग फोर्क होता है। कभी क्या गलतियाँ करते हैं अपने कॉलेजेस में, ये जो फोर्क दिख रहा है ट्यूनिंग फोर्क, आप कोई भी हर्ट्ज़ का उठा लेते हो इधर उधर, तो आप चेक नहीं करते हो कि बेसिकली कैसा होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, ये हमेशा ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे कि आप 512 ले रहे हो तो फिर दूसरा ले लो 480, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। तो जैसे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस फोर्क को लोगे तो आपका जो लेंथ है ना वो बेसिकली क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। सो आपको ये चीज़ें हमेशा याद रखनी। दूसरी चीज़ मैंने जैसे आपको बताया, आप इसकी हेल्प से इसको पहचान सकते हो। आपको दिख रहा है, देख पा रहे होंगे, ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का, ये कम है, ये कम है, ये और कम है, और ये बहुत ही कम है। तो देख रहे हो इसका लेंथ बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने पहले से रखा है आपको पहचानने के लिए। कभी भी आपको अननोन रख दिया तो क्या करोगे। सो ऐसे ही मैंने पहले का निकाल के दिखाया, 512 का कितना आ रहा था, बेसिकली मेरा एक 16.5 है और दूसरा कितना है 16.8। ऐसे ही मैं आपको करके दिखाता हूँ 480 का, मेरे पास है ये फिलहाल 480 का ट्यूनिंग फोर्क है, ठीक है। और इसके लिए मैं करके देखता हूँ कि मुझे कितना मिलता है। तो मैंने एक चीज़ तो आपको बता दिया है कि अगर ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करते हो तो आपका लेंथ बेसिकली क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो इंक्रीज़ कितना होता है कि तो 1.5 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर लगभग ये इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो चलो हम दूसरे का फटाफट निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे नहीं गिर रहा है तो मैं इसको बेसिकली डायरेक्टली 2 सेंटीमीटर आगे कर दूँगा और अब मैं इसको चेकआउट करूँगा कि ये क्या गिर रहा है क्या। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली यहाँ पे ये गिर चुका है, ठीक है। आपको बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा इसके लिए। और यहाँ की जो लेंथ है वो बेसिकली मेरी आ रही है, ठीक है, ये आ रही है 17.6, ठीक है। ये कितनी आ रही है, 17.6, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, दूसरी लेंथ के लिए इसको थोड़ा सा और डिस्टर्ब कर दूँगा आगे की तरफ, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे वापस से रखूँगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं इसको बढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, गिर जाता है और जैसे ये स्ट्रिप नीचे की साइड गिर जाता है हम इसको मेज़र करते हैं। सो ये बेसिकली मेरा है 17.8, ठीक है। सो जो मेरी दूसरी रीडिंग मिली वो कितनी मिली, 17.8। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे कि पहली जो मेरी रीडिंग आई थी वो 16.5 आई थी और दूसरी जो मेरी रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, 17.8। तो ऐसे ही आपको बाकी 4 के लिए भी करना है, ठीक है। और मैं आपको इस अननोन का मतलब बता देता हूँ। ये आपको एग्जाम में गिवन होता है और यहाँ पर ये इसको पैक्ड कर देते हैं। इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है कितनी हर्ट्ज़ की हमें पता नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको एक ऑर्डर में रख के पता कर सकते कि किसके बीच में आएगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर पता है कि ये सबसे बड़ा है, मुझे यहाँ पे पता है ये सबसे बड़ा दिख रहा है आपको, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा कम है। अगर आपको कभी छोटा मिलता है तो आप इसके बीच में एडजस्ट करके देखिए क्या ये इसके बाद वाला है कि नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको देखो इसके बीच में रखता हूँ तो ये एडजस्टेबल नहीं है, देख रहे ये काफ़ी बड़ा है और ये सब क्या छोटे हैं। लेकिन मैं अगर इसको यहाँ पर रखता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि ये क्या है, काफ़ी बड़ा है इसका फ्रीक्वेंसी। तो इसकी जो लेंथ आएगी वो क्या है, सॉरी काफ़ी छोटा है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो इसकी जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, सबसे ज़्यादा आएगी। तो इतना तो मुझे पता है कि अगर मैं इसका निकालने जाऊँ तो इसका जो लेंथ है वो मुझे क्या मिलने वाला है, सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो मैं इस अननोन का फटाफट निकाल देता हूँ यहाँ पे कि मेरे अननोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी हमें क्या करना रहेगा, इस अननोन का मेज़र आउट करना रहेगा, ठीक है। आपको बारी बारी से सबका करना है लेकिन मैं यहाँ पे बस अननोन का मेज़र कर रहा हूँ। सो मुझे यहाँ पे मिल जा रहा है बेसिकली 24, ठीक है। कितना मिल जा रहा है मुझे यहाँ पे, 24। तो इसकी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम है तो इसका लेंथ क्या आएगा, सबसे ज़्यादा आ रहा है मेरा, ठीक है। सो ऐसे ही आपको सबका निकालना रहता है और जब तक आपके ये स्ट्रिप न गिरे तब तक आपको ये करना रहता है।
इसमें आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि आपको पेशेंस रखना है। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा तो आप ये मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रिप है ना ये जल्दी गिरता नहीं। आप बार बार स्ट्रिप को चेक कीजिए कि कहीं आपने ज़्यादा तो नहीं ना मोड़ दिया इसको, या फिर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना कर दिया है, ठीक है। आप इसको हमेशा ध्यान में रखिए। और दूसरी जगह आप देख रहे कि मैंने एक 512 हर्ट्ज़ का ट्यूनिंग फोर्स लिया था। इसके बाद ट्यूनिंग फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या हो रही थी, डिक्रीज़ होते जा रही थी। मतलब मैंने सबसे पहले बड़ा वाला लिया, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और वो क्या रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है। तो जो ट्यूनिंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस डिक्रीज़ हो रही है तो उसका जो लेंथ है वो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कंटिन्यूस इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। आपको बहुत ईजी एक्सपेरिमेंट है। अब मैंने आपको वेट भी दिखाया कि मैं इसको 2000 ग्राम वेट पे क्या कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको यही दिखाया कि आपने एक ट्यूनिंग फोर्क देखा होगा जिसकी वैल्यू थी 512 थी, और दूसरा वाला जो था 80 का था, ठीक है। तीसरा वाला जो था आपका 480 का था, 426 का था, ठीक है। सो आप ये देख रहे हो यहाँ पे जो जिस हिसाब से ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज होते जा रहे हैं, उस हिसाब से ट्यूनिंग फोर्स का जो लेंथ है वो क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, देख रहे हो। तो आप इससे एक तो पहचान सकते हो, अगर आपका अननोन इतना छोटा दे दिया, ठीक है, तो आप इसको बीच में रख के ना पता करिए कि कौन सा वाला हो सकता है, तो आप उसके बीच की जो रीडिंग है ना वो बहुत ही अच्छे से लेंगे, ठीक है। अगर आपका ये ट्यूनिंग फोर्क जो अननोन वाला अगर ये बहुत बड़ा है तो समझ जाइए कि इसकी जो रीडिंग है वो एकदम लास्ट में आएगा, क्योंकि जितना बड़ा ट्यूनिंग फोर्क वाला आपका रहेगा फ्रीक्वेंसी, लेंथ आपकी उतनी ही कम आएगी। जितना कम आपका ट्यूनिंग फोर्क की वैल्यू कम होती जाएगी, आपका लेंथ उतना क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो। मैंने ये सारी वैल्यूज़ निकाली थी ऑलरेडी, ठीक है। सो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो मैं आपको ये फिलअप करना बता देता हूँ। जैसे मास ऑफ द हैंगर M0 शुरू में कितना रहता है, 500 ग्राम। टोटल मास मैंने लिया था कितना, 2000 ग्राम लिया था, ठीक है। अब अप्लाइड टेंशन ऑन दी वायर, तो आपको क्या करना है यहाँ पे बेसिकली 2000 से 980 को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 9 में आ जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि मैंने जो 512 जो हर्ट्ज़ वाला फ्रीक्वेंसी वाला लिया था, ठीक है, तो वहाँ पे मेरी जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 16.15 आया था, और दूसरा मेरी आई थी 16.9, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का मीन निकाल। सो आप मीन निकालने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, ये दोनों को ऐड करके क्या करना होता है, 2 से डिवाइड करना। तो 16.5 प्लस 16.9 इज इक्वल्स टू इतना हो जाएगा, ठीक है। सो इसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा 16.7, ठीक है। अब आपको 1/L करना है, तो आपको 1/L कैसे करना है, ठीक है। ये आपकी L की वैल्यू है, तो इसको आपको 1 से डिवाइड करना, तो 1 डिवाइडेड बाय 16.7, तो आपको मिल जाएगा 0.059, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब लास्ट वाली जो हर्ट्ज़ सेंटीमीटर्स में निकालना है आपको, तो NL निकालना है। तो N की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे है, और L की वैल्यू आपकी कहाँ है, L की वैल्यू क्या है, यहाँ पे। तो ये दोनों को आपको क्या करना रहेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 512 इंटू 16.7, तो ये आपको कितना मिल रहा है, 8550.4, ठीक है। सो यहाँ पे यही चीज़ थी कांस्टेंट, यही वैल्यू थी आपकी कांस्टेंट। देखो ये आपका लगभग कांस्टेंट आ रहा है, आप लोग देख रहे हो, ये 85-50 है, ये 84-72 है, मतलब 84-77, तो ये लगभग कैसे है, एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। सो ये डिफरेंसेस कितने का हो सकता है, लगभग आपको ना ये प्लस या माइनस 1000 का डिफरेंसेस रहेगा ना तो चलेगा, ठीक है। अगर आप उससे ज़्यादा डिफरेंसेस लाते हो तो मतलब कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, गलत करे। इसीलिए मैंने 480 का निकाला तो आप लोगों ने देखा था मुझे इतना मिला था, 426 फ्रीक्वेंसी के लिए निकाला था तो मुझे इतना मिला था ट्यूनिंग फोर्क का, और 384। उसके बाद मेरा जो अननोन था, अननोन मैंने बेसिकली 341 का लिया था, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा। आपको डायरेक्टली मैंने लेंथ 2 निकाला था, देखे थे 24 मिला था, एक का 24.2, तो मैं इसका भी यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ। 24 मिला था और दूसरे का 24.2 मिला था, 2 करूँगा तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 24.1, कितना मिल जाएगा मीन, 24.1। अब उस हिसाब से मैं 1/N निकालूंगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 24.1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 0.0414। और मीन कैसे, NL कैसे निकालेंगे, आपको N की वैल्यू यहाँ पे पता है क्या, नहीं पता है, ठीक है, आपको ग्राफ से आ जाएगी। आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको N डैश निकालना है, तो N डैश की जो वैल्यू है ना वो आपके ग्राफ से आएगी। तो चलो मैं आपको ग्राफ प्लॉट करना फटाफट क्या करता हूँ यहाँ पे बता देता हूँ कि किसके अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट करना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आपको NL अपॉन NZ के अगेंस्ट 1/L और NZ के अगेंस्ट आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना। सो मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है बेसिकली कि मैं यहाँ पे 100 मतलब ये जो 1 सेंटीमीटर का जो डिफरेंस है ना वो 50 का लूँगा। तो एक स्केल में आप लिख सकते हो कि ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या है,
50 और x किसके लिए है यहाँ पे, बेसिकली फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो ये HZ में हो जाएगा ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर में लूँगा यहाँ 0.01 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। सो अब मैं किसके अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट करूँगा, एक तो NHZ के अगेंस्ट प्लॉट करूँगा x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे किसके अगेंस्ट प्लॉट करूँगा 1/L, ठीक है, 1/L सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 50, ठीक है, यहाँ पे 100, यहाँ पे 250, ले रहा हूँ, डैट इज़ मुझे 0.0 ऐसे में चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 512 के लिए, मतलब 512 के लिए मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 0.059। सो ये बेसिकली हो जाएगा ये 550 और ये हो जाएगा 512 जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला मुझे चाहिए 480 के लिए 6 चाहिए, 480 कहाँ गया 50, और ये हो जाएगा 80। तीसरा 426 के लिए मुझे चाहिए 5, 6 के लिए मुझे कितना चाहिए 5, ठीक है। और लास्ट वाला 384 के लिए मुझे चाहिए 4.5, 384 के लिए मुझे कितना चाहिए 4.5, ठीक है, यहाँ पे आ गया। और इसका तो हमें नहीं पता है, ठीक है, तो इसका हमें भी ग्राफ से पता चल जाएगा, लेकिन हमें इतना पता है कि इसकी वैल्यू कितनी 0.014, यहाँ पे कुछ इसकी वैल्यू है, देख रहे 0.0414, तो ये 0.04 थोड़ा सा यहाँ पे कहीं रहेगा ये, ठीक है, इसको मैं मार्क करके रखता हूँ 0.0414, तो ये 45 हो जाएगा, और ये 41 लगभग यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी इस ग्राफ को स्ट्रेट लाइन में पास करूँगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको लगभग ऐसे ही लाइन क्या करनी है, यहाँ पे प्लॉट करनी है, जो ये सारे पॉइंट को क्या करेगा, टच करते हुए निकल जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि आपको पता है कि एक NL की वैल्यू पता है 0.0414, तो यहाँ पे 0.0414, तो अगर मैं यहाँ से एक पॉइंट ड्रॉ करूँ तो ये लगभग कहाँ टच करेगा, यहाँ पे टच करेगा, ठीक है, यहाँ पे टच करेगा ये, और ये वाला कहाँ टच करेगा, लगभग यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे टच करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ ये आपका हो जाएगा कितना 350, और ये हो जाएगा 360, ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पे 360 आएगा। सो अभी आपको ठीक है, आपको NL की एंड एस की वैल्यू चाहिए, तो आपको एंड एस की वैल्यू कैसे निकालनी है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, NL का मीन, आपने मीन निकाला है, कैसे मीन निकाला, आपने इस चारों को जोड़ के ना 4 से डिवाइड किया, तो आपको ये आ जाए, ठीक है। सो आपको क्या करना है, इसको डिवाइडेड बाय L डैश, तो ये L डैश आपका ये है, तो देखिए ये वैल्यू और डिवाइडेड बाय L डैश दैट इज 24.1, तो जैसे देखो यहाँ पे क्या है आपका 8477.35 डिवाइडेड बाय L डैश कितना है 24.1, तो आपको मिल जाएगा, जैसे आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 351.7। तो मेरी जो कैलकुलेशन से रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है 351.7, और जो बाई ग्राफ रीडिंग आ रहा है वो कितना आ रहा है 307। तो यहाँ पे क्या लिखना है कि NL की वैल्यू तो आपको पता है, वहाँ पे लिखा है कांस्टेंट, और वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क बाय द कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन से आपको कितना मिला है, आपको कैलकुलेशन से मिला है 351.7, और आपको बाई ग्राफ से कितना मिला है यहाँ पे 360 मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ग्राफ से कितना मिला है यहाँ पे 360। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। सो मैं आप प्रैक्टिकल देखिए, लेकिन इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपने सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट देखा होगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप एक काम कीजिए, इस चैनल को जाइए और चेकआउट कीजिए, इस पर फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे एक्सपेरिमेंट गिवन है, आप जाइए इसको चेकआउट कीजिए, और आपको जितने भी हेल्प हो सकती है इस चैनल से लीजिए, और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, और मुझे सपोर्ट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल। थैंक यू।